हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पूजा माहेश्वरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम्प कॉन्सेप्ट में। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर में हमने एयर पॉल्यूशन का बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट किया था। आज के इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट में रीजन के अकॉर्डिंग जो 2 टाइप में हमने डिवाइड किया था, दैट वाज ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूटेंट्स और स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूटेंट्स, उसमें से इस वीडियो में हम ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूटेंट्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप केमिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप थ्योरी प्लस प्रैक्टिस कंप्लीट कवर करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पर मेरा प्रोफाइल फॉलो कर सकते हैं। प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको कोड यूज़ करना है, दैट इज़ DPM10। इससे क्या होगा, आपके सामने फ्री क्लासेस, स्पेशल क्लासेस अनलॉक हो जाएगी जिसमें ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इतने सारे टॉपिक आपको फ्री में अवेलेबल होंगे। तो फिर देर किस बात का, फटाफट से फॉलो करिए मेरे प्रोफाइल को, जिससे आपको आने वाली क्लासेस के लिंक भी टाइमली मिलते रहें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूटेंट्स को भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज गैसियस पोल्यूटेंट एंड सेकेंड वन इज पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स। तो गैसियस पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, जितनी भी गैसेस हैं वो सारी जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है वो इस कैटेगरी के अंदर आती है। ठीक है, तो हम गैसियस पोल्यूटेंट्स के सोर्स क्या हैं, उनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं और उनसे पॉल्यूशन क्रिएट होने से कैसे बचा जा सकता है, ये सब अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। देखिए, मैंने आपको बताया था जो सॉक्स होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो सॉक्स में भी SO2 जो गैस है उसका सोर्स क्या है, जब भी थर्मल प्लांट जो होते हैं उसमें फॉसिल फ्यूल्स को अगर बर्न किया जाता है जिसमें सल्फर प्रेजेंट हो तो आपके पास में SO2 गैस जनरेट होती है और ये बहुत ही पॉइजनस गैस है। ये हार्मफुल होती है एनिमल और ह्यूमन बींग्स दोनों के लिए। इसके अलावा क्या सोर्स है, पेट्रोल और कोल के कंबशन से, पेट्रोल रिफाइनिंग, वॉल्केनिक इरप्शन, ये सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स है गैसियस पोल्यूटेंट्स को जनरेट करने का। ठीक है, इसके अलावा स्मेल्टिंग ऑपरेशन जो आप मेटलर्जी में पढ़ते हैं, मेटल को प्योर करने के लिए जो ऑपरेशन हम लोग यूज़ करते हैं उससे भी SO2 गैस जनरेट होती है। तो ये तो सारे हुए सोर्स। अब अगर हम बात करें इनका इफेक्ट क्या होता है, तो देखिए ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर की वजह से रेस्पिरेटरी डिजीज लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा, ये सभी देखने को मिलती है। कब, जब SO2 की लो कॉन्सेंट्रेशन हो, और अगर लो कॉन्सेंट्रेशन होगी तो आपको साथ ही साथ आईज में इरिटेशन देखने को मिलेगा जिसकी वजह से टीयर्स और रेडनेस आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कब होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन पे। लेकिन अगर SO2 की हाई कॉन्सेंट्रेशन हो तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, स्टिफनेस, जो फ्लावर बर्ड्स होती है, जो अपने पास में फ्लावर्स होते हैं, वो कलियाँ खिलती नहीं है, एकदम स्टिफ हो जाती है और फिर क्या हो जाती है, वो प्लांट से झड़ जाती है, नीचे गिर जाती है, मतलब फ्लावर अपना पूरा खिल ही नहीं पाता है। ठीक है, तो ये कब देखने को मिलेगा, जब ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर की हायर कॉन्सेंट्रेशन होती है। ये हाई कॉन्सेंट्रेशन पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब क्या होता है, जो SO2 गैस थर्मल प्लांट्स या अदर सोर्सेज से बाहर निकलती है वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाती है और ऑक्सीडाइज होके SO3 का फॉर्मेशन करती है। लेकिन यहाँ पर इसको कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब ये सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, इसको कैटलिस्ट चाहिए। तो जो अपने पास एनवायरनमेंट में पर्टिकुलर मैटर प्रेजेंट है, पर्टिकुलेट मैटर का क्या मतलब है, डस्ट, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, डस्ट, मिस्ट, ये सारे के सारे क्या हैं अपने पास में, पर्टिकुलेट मैटर्स है। इसको हम और डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में भी स्टडी करने वाले हैं। तो ये क्या करते हैं, कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं और SO2 को SO3 में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अलावा SO2 अगर ओजोन के साथ में रिएक्शन करती है तो भी SO3 का जनरेशन होता है। ठीक है, इसके अलावा SO2 अगर H2O2 से रिएक्शन करेगी तो H2SO4 का जनरेशन होता है। तो ये भी कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं। ठीक है,
और फर्दर यहाँ से जो SO3 जनरेट हुई है, अगर ये मॉइस्चर जो हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है इससे रिएक्शन कर ले तो यहाँ पर H2SO4 का फॉर्मेशन हो जाता है। और हमें पता है ये जो H2SO4 है ये एसिड रेन का मेजर कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसकी वजह से एसिड रेन देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर से क्या हो रहा है, SO3 का फॉर्मेशन, SO3 से मॉइस्चर की प्रेजेंस में रिएक्शन होकर H2SO4 जनरेट हो रहा है जिसकी वजह से एसिड रेन होती है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। ये बात हुई हमारे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। देखिए ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कैसे जनरेट होते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मेजर कंपोनेंट हैं, गैसियस कंपोनेंट हैं, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, लेकिन ये ऐसे रिएक्शन नहीं करते हैं। तो जब ये ऐसे रिएक्शन नहीं करते हैं इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ इनको चाहिए, इनको हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हाई टेम्परेचर पर ही ये रिएक्शन करेंगे। तो जब ये हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करते हैं, वो हाई टेम्परेचर कैसे मिल सकता है? फर्स्ट अगर हम बात करें, जब लाइटनिंग का मतलब क्या है, जब बिजली कड़कती है। तो अगर बिजली कड़क रही है तो वहां पर N2 और O2 जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं वो आपस में रिएक्शन करेंगे और NO का फॉर्मेशन कर देंगे, न्यूट्रल ऑक्साइड, है ना, बताया था हस नो मरो। तो यहाँ पर NO मतलब नो, ये न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। जैसे ये NO बनी ये वापस से फर्दर ऑक्सीडाइज होगी, NO2 में कन्वर्ट हो जाती है और NO2 वापस से मॉइस्चर से रिएक्शन करके HNO3 बना लेता है, जो सेकेंड मेजर कंपोनेंट है एसिड रेन का। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले एसिड रेन के लिए कौन कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ये दोनों रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर मान लीजिए NO2 मॉइस्चर से रिएक्शन ना करके फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाए तो यहाँ पर नाइट्रेट आयन का जनरेशन होता है जो फर्टिलाइजर के तौर पर यूज किया जाता है। ये चीज भी आपको ध्यान होनी चाहिए। तो ये तो बात हुई नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के सोर्स के बारे में। अगर हम बात करें सेकंड सोर्स की, तो देखो जो हमारे मोटर व्हीकल्स होते हैं उन्हें जब हम स्टार्ट करते हैं तो वहां पर एक स्पार्क प्लग होता है। आपने देखा होगा जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं एकदम से आवाज आती है और पूरी गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर जनरेट होता है और वो टेम्परेचर होता है 1483 केल्विन, या फिर हम कह सकते हैं 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर वहां प्रोड्यूस होता है जिस वजह से N2 और O2 वापस आपस में रिएक्शन करते हैं और NO का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये जो NO है वापस फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है, NO2 में कन्वर्ट हो सकता है। ये रिएक्शन जो है ये कहाँ पे होती है, आपके ट्रोपोस्फीयर में देखने को मिलती है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये रिएक्शन होती है ट्रोपोस्फीयर मतलब लोअर जो रीजन है अपने एटमॉस्फेयर का उसके अंदर। लेकिन अगर जो हमारे जेट इंजन है जो स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते हैं वहां पर अगर NO ओजोन से रिएक्शन करे, हमें पता है ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट है, स्ट्रेटोस्फीयर में, तो अगर स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन से रिएक्शन करेगा तो वहाँ NO2 जनरेट होगी। ये कहाँ पे रिएक्शन हो रही है हमारी स्ट्रेटोस्फीयर में। तो इसका मतलब स्ट्रेटोस्फीयर में NO2 ये देखो आपको यहाँ से जनरेट होती हुई दिखेगी और ट्रोपोस्फीयर के अंदर आपको NO और NO2 इस तरीके से रिएक्शन देखने को मिलती है। तो ये स्लो रिएक्शन होती है, आपको ध्यान रखना है, जबकि नीचे वाली जो रिएक्शन है वो फास्ट रिएक्शन होती है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये सोर्स है आपके ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के। अब अगर हम बात करें कि इनके क्या इफेक्ट होते हैं, तो देखो सबसे मेजर इफेक्ट जो देखने को मिलता है, इससे भी रेस्पिरेटरी इलनेस होती है, लेकिन वो किस में होती है, सबसे ज्यादा देखने को मिला है चिल्ड्रन के अंदर। तो ये ध्यान रखिए, आने वाली जनरेशन के लिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बहुत ही हार्मफुल हैं, ठीक है। इसके अलावा ये प्लांट लीव्स को भी डैमेज करते हैं और प्लांट लीव्स अगर डैमेज हो गई तो फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाता है, जिस वजह से फर्दर क्या होगा, O2 हमारी ऑक्सीजन जनरेट नहीं होगी, जिससे ये डायरेक्टली ह्यूमन बींग्स को भी अफेक्ट करती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसके बाद में हम लोग थर्ड गैसियस पोल्यूटेंट्स की बात करते हैं, दैट इज हाइड्रोकार्बन। देखो हाइड्रोकार्बन जो है, इसके अगर हम नेचुरल सोर्स की बात करें तो नेचुरल सोर्स में जो हमारे सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उनका एनएरोबिक डीकंपोजिशन होता है
और डीकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर हमारी सॉइल में प्रेजेंट है उसका एनएरोबिक डीकम्पोजिशन कर देते हैं, जिसकी वजह से देखो यहाँ पर मीथेन गैस का जनरेशन हो रहा है और साथ में CO2 भी बन रही है। मतलब यहाँ पर दोनों ही ग्रीन हाउस गैस का जनरेशन हो रहा है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। लेकिन नेचुरल सोर्स का वही परसेंटेज बहुत कम होता है पॉल्यूशन के अंदर क्रिएट करने के अंदर। तो जो मैन मेड सोर्स है उसकी वजह से यहाँ पर 80%, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि 80% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है मैन मेड सोर्सेज का पॉल्यूशन क्रिएट करने में। ठीक है, तो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, भाई क्या होता है, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास कोई गाड़ी पुरानी हो गई लेकिन हम उससे इतना प्यार करते हैं कि हम उसे रखे रखते हैं और यूज भी करते हैं। रखे रखो तो अच्छी बात है, म्यूजियम में रखो अच्छी बात है, लेकिन जब हम उसे यूज करते हैं तो बेचारा उसका वर्क प्रॉपर नहीं हो पा रहा, वो अच्छे से वर्क जब नहीं कर पाएगी तो कंबशन जो फ्यूल आपने उसके अंदर डाला है वो कंप्लीट कंबशन उसका नहीं हो पाएगा। इनकम्प्लीट कंबशन होने की वजह से हाइड्रोकार्बन जनरेट होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो जो पुरानी गाड़ियां हैं उन्हें रखिए, बिल्कुल रखिए, लेकिन घर में संभाल कर रखिए, उन्हें रोड पर मत चलाइए। ठीक है, इसके अलावा जो हम लैब के अंदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करते हैं उनके इवेपोरेशन से भी हाइड्रोकार्बन जनरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल CaCl3, CCl4, ये क्या करते हैं, ये अगर हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट, अपने को पता है अगर इनको आप लोग HNu की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH4 में ये कन्वर्ट हो सकते हैं या हाइड्रोकार्बन जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपके सोर्सेज हैं हाइड्रोकार्बन्स के, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको यहाँ तक का पॉइंट क्लियर होगा। हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के इफेक्ट्स की। देखो सबसे पहला और मेजर इफेक्ट ये होते हैं कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक का क्या मतलब है, कैंसर जनरेट करने वाले। कई बार हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि फला इंसान को कैंसर हो गया, वो तो कोई गुटखा भी नहीं खाता था, कोई सुपारी भी नहीं खाता था, स्मोकिंग भी नहीं करता था, कैसे उसे कैंसर हो गया ये हमें समझ में नहीं आता। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, कैंसर हाइड्रोकार्बन से भी होता है और वो पोल्यूशन जो हम लोग जाने अनजाने हमारे एनवायरनमेंट में एंटर करवा रहे हैं उसकी वजह से किसी को भी हो सकता है। तो बी केयरफुल अबाउट दिस। ठीक है, इसके अलावा एजिंग ऑफ प्लांट्स, बहुत जल्दी प्लांट जो हैं उनमें पतझड़ देखने को मिलता है, उनके फ्लावर्स हैं वो गिर जाते हैं। तो एजिंग ऑफ प्लांट्स जब भी देखने को मिलेगा, अगर प्लांट्स डिस्ट्रॉय होंगे तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो ह्यूमन बीइंग को भी अफेक्ट करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए फोर्थ हम बात करते हैं गैसियस पोल्यूटेंट के अंदर ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन में सबसे पहले मैं बात करूंगी CO के बारे में। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको हंसनो मरो, तो ये जो मरो वाले न्यूट्रल ऑक्साइड है वो क्या होता है आपका CO। ठीक है, तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसा ऑक्साइड है जिसकी वजह से डेथ तक हो जाती है। कैसे होती है वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, पहले हम इसके नेचुरल सोर्सेज की बात करते हैं। देखो नेचुरल सोर्स क्या है इसका, वॉल्केनोस वही सबसे पहला, उसके बाद में फॉरेस्ट फायर्स और ओशियन, इससे CO गैस जनरेट होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं मैन मेड सोर्सेज की तो वापस से इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखो यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन है इसका जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट हो रही है। इसीलिए आपको पोल्यूशन चेक करवाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सेकंड हम बात करें इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कोल। देखा होगा आप लोगों ने सर्दियों में कई बार न्यूज़पेपर में न्यूज़ देखने को मिलती है कि हम गेट बंद करके सोए थे, अंगीठी जल रही थी रूम के अंदर और मॉर्निंग में न्यूज़ आती है, ठीक है, कि डेथ हो गई। अब क्या रीज़न था कोई समझ नहीं पाता था पहले के टाइम में, लेकिन हम लोग एजुकेट हैं, हमें पता है, तो हमें ये नॉलेज स्प्रेड करनी चाहिए कि वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए अगर आप लोग कोल का कंबशन कर रहे हो, क्योंकि अगर ऑक्सीजन कंप्लीट नहीं मिलेगी तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो कभी भी रूम बंद करके अंगीठी को जला के नहीं सोना है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है जब वो जलता है तो भी कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होती है। CO2 का रिडक्शन होता है या फिर CO2 का डीकम्पोजिशन होता है हाई टेम्परेचर पर तो भी कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होती है। ठीक है, अगर हम बात करें क्या इफेक्ट होते हैं इसके, देखो ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस है
और कलरलेस और ऑर्डरलेस होती है, मतलब इसकी कोई स्मेल नहीं आती है। तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, एक मीठा जहर हो गया। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके रूम में ऐसी गैस है जिसकी वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। तो ये ऑर्डरलेस और कलरलेस गैस मतलब बहुत ज्यादा हार्मफुल है। ये क्या करती है, ये नॉर्मल ट्रांसपोर्ट जो होता है ऑक्सीजन का, जो हमारे लंग्स है उससे अदर बॉडी पार्ट जो है उसको ब्लॉक कर देती है। क्या मतलब है, अगर मैं बात करूं, हमारा जो ब्लड है, जो आरबीसीज होती है, उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। आई होप ये आप सभी को पता होगा। अब क्या होगा, जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जाती है तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करता है। इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में 300 टाइम्स ज्यादा होती है। मतलब ये ऑक्सीजन से फास्ट बाइंड किसके साथ करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से। इन दोनों की प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा होती है, बाइंडिंग बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से ये फटाफट से बाइंड करके किसका फॉर्मेशन कर लेता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर लेता है। और अब हमारे ब्लड में क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, अदर बॉडी पार्ट्स तक नहीं पहुंच पाएगी ऑक्सीजन, जिस वजह से क्या देखने को मिलता है, आईसाइट वीक हो जाती है। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, कई बार ये होता है हार्ट अटैक आ गया, कुछ भी नहीं यूज करते थे, पता नहीं बिल्कुल फिट थे, एक्सरसाइज भी प्रॉपर करते थे, क्यों हुआ ऐसा हमें पता ही नहीं चलता है। तो ये क्यों होता है, जब आप स्मोकिंग करते हो तो वहां पर आप इनहेल किसे कर रहे हो, कार्बन मोनोऑक्साइड को, और धीरे धीरे ये आपकी बॉडी के अंदर जाती है और बॉडी के अंदर जाकर के ये आपको स्लो पॉइजन का वर्क करती है, जिसकी वजह से आप कोमा में भी जा सकता है इंसान और लास्ट में डेथ भी हो सकती है। इसीलिए जो प्रेग्नेंट वीमेन होती है उन्हें स्मोकिंग के लिए मना किया जाता है, नहीं तो उनमें प्री मैच्योर डिलीवरी या फिर अबॉर्शन तक देखा जाता है। तो ये एक बहुत ही हार्मफुल गैस है और इससे हम लोग बिल्कुल बचना होगा। कैसे बचना है, इसके लिए अभी मैं थोड़ी देर में आपको कुछ चीजें बताऊंगी। सबसे पहले हम ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन में सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज CO2 गैस। देखो ये CO2 गैस जो है हम सभी को पता है, जो हमारा रेस्पिरेशन है उससे रिलीज होती है, ठीक है। इसके अलावा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, अगर कंप्लीट कंबशन होगा फॉसिल फ्यूल का तो CO2 गैस जनरेट होती है। इसके अलावा जो लाइम स्टोन है उसके डीकम्पोजिशन से जब हम सीमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं तो वहां पर भी CO2 गैस जनरेट होती है, और वॉल्केनिक इरप्शन से। तो मतलब ये सारे मेजर सोर्स है CO2 गैस के। और CO2 क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है ये अभी मैं आपको इसी लेक्चर में बताऊंगी। तो ये ग्रीन हाउस गैस होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये सारे जितने भी ऑक्साइड्स की हमने बात की है या हाइड्रोकार्बन की बात करी है, ये गैसियस पोल्यूटेंट्स हैं। इनके हार्मफुल इफेक्ट से अगर हमें बचना है तो हमें क्या करना चाहिए, हम लोग CNG गैस यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो हम गैसोलीन यूज कर सकते हैं उसकी जगह CNG या फिर LNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या लिक्विड नेचुरल गैस हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो कार्बोरेटर होता है उसमें हमें एयर फ्यूल रेशियो बिल्कुल प्रॉपर रखना चाहिए, जिससे कि फ्यूल का कंप्लीट कंबशन हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कैटालिटिक चैम्बर एक होना चाहिए, जिससे कि जितने भी हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस हो रही है वो हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट हो जाए, और जो हमारा एग्जॉस्ट इंजन है उससे कंप्लीट कंबशन होके जो भी गैसेस निकल रही है वो बाहर निकले। तो ये कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। जो हमारा पोल्यूशन चेक है उसे टाइमली करवाइए। कई बार हम लोग इंडियंस इतने जुगाड़ू होते हैं कि पोल्यूशन चेक नहीं करवाते, और आपने देखा होगा कई बार बसेस से इतना ज़्यादा धुआं बाहर निकलता है, उसके अंदर ये सारी हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट होती है। तो ये हमें भी हार्म कर रही है, हमारे एनवायरनमेंट को भी हार्म कर रही है। तो इन सब से बचना हमें ही होगा, हमें ही आगे आने वाली जनरेशन को इन सब के बारे में समझाना होगा, ठीक है। तो अब ये जो वर्ड आया है ग्लोबल वार्मिंग, ये क्या होता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ठीक है। जो सनलाइट होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर से क्रॉस करके हमारी अर्थ तक आती है और उसे गर्म करती है, उसे वार्म करती है।
और यहाँ से कुछ इंफ्रारेड रेडिएशन जो होती है वो अर्थ वापस से री रेडिएट कर देता है, जो आउटर स्पेस में चले जाती है और अर्थ को वापस से कूल कर देती है। तो देखो, पहले हमें वार्म किया सनलाइट ने अर्थ को, उसके बाद कुछ IR रेडिएशन बाहर चले गए जिससे अर्थ कूल हो गई। लेकिन कुछ IR रेडिएशन जो होती है वो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती है ये मुझे आप फटाफट से बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके, जिसमें कि एक CO2 और CH4, ये मैं आपको 2 बता चुकी हूँ। इसके अलावा और कौन कौन सी होती हैं? ये ग्रीन हाउस गैसेस बेसिकली क्या करती हैं, ये ट्रैप कर लेती है IR रेडिएशन को, जिससे कि वो एटमॉस्फेयर से बाहर आउटर स्पेस में नहीं जा पाती है और हमारी अर्थ वार्म रहती है। ये वार्म रहना अर्थ का ज़रूरी है, क्योंकि अगर लाइफ को सस्टेन करना है, देखो अति हर चीज़ की ज़रूरी, अति हर चीज की बुरी होती है ना। जरूरी क्या है, हमारे पास हीट भी जरूरी है। तो अगर केवल ठंडा होगा हमारा अर्थ तो हमारी लाइफ सस्टेन नहीं कर पाएगी। आपने देखा होगा जो कूल एरिया होते हैं उसमें ग्रीन हाउस चैम्बर बनाया जाता है, जिसमें वेजिटेबल जनरेट करने का काम किया जाता है। उसी तरीके से ये एक नेचुरल ग्रीन हाउस हमारा एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से अर्थ वार्म रहती है और हमारी लाइफ सस्टेन रहती है। लेकिन अब क्या हो रहा है, हम जो कंपोजिशन है ग्रीन हाउस गैसेस का उसको इंक्रीज कर रहे हैं, और ये कंपोजिशन इंक्रीज होने की वजह से वहाँ पर जो हीट रिटेन है उसका अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, और जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इसे कहा जाता है इनहैंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा इनहैंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं। और ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर बढ़ रहा है इसे ही कहा जाता है बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना। सिंपल लैंग्वेज में ये मतलब है ग्लोबल वार्मिंग का। और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। अब मैं बात करूं ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती है, तो देखिए ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर CO2, CH4, ओजोन भी एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, इसके अलावा वाटर वेपर, जो वाटर वेपर होती है वो भी ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है। और कौन सी ग्रीन हाउस गैस होती है जल्दी से मुझे बता दीजिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बिल्कुल ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। आई होप ग्लोबल वार्मिंग आपको क्लियर हो गया होगा। ग्लोबल वार्मिंग से क्या इफेक्ट होता है, जो हमारे पोलर आइस कैप है, देखिए ये पोलर आइस कैप मेल्ट हो रहे हैं। भैया टेम्परेचर तुमने बढ़ा दिया तो पोलर आइस कैप क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। और मेल्ट होने की वजह से जो लोअर एरिया होता है उसमें फ्लड देखने को मिलता है, मतलब बाढ़ आ जाती है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि हम लोग वहाँ पर रह ही नहीं पाएंगे इस अर्थ पे। तो ये एक बहुत ही खतरे की घंटी है, बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, तो हमें इससे बचना होगा। ठीक है, चलिए तो आज के इस लेक्चर में लास्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, एसिड रेन। देखो एसिड रेन का क्या मतलब है, जो हमने गैसियस पोल्यूटेंट की बात करी थी, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड ऑफ सल्फर, इससे क्या बनते हैं, NO2 और SO2 का जनरेशन जब होता है, ये मॉइस्चर से, जो हमारे एनवायरनमेंट में मॉइस्चर प्रेजेंट है उससे रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करके HNO3 और H2SO4 का जनरेशन करते हैं। तो जब नॉर्मल रेन की अगर मैं बात करूं, नॉर्मल रेन के अंदर pH वैल्यू कितनी होती है, नॉर्मल रेन की pH होती है 5.6, मतलब ये थोड़ी एसिडिक तो होती है। ये थोड़ी एसिडिक क्यों होती है, क्योंकि जो CO2 गैस है वो मॉइस्चर से रिएक्शन करके और कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करती है, तो एसिडिक है ये। लेकिन ये 5.6 रेंज हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। ये हार्मफुल कब होती है, जब ये NO2 और SO2 वाटर से रिएक्शन करके HNO3 और H2SO4 का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो pH है वो क्या होती है एसिड रेन की, 5.6 से कम हो जाती है। मतलब pH कितनी आपको देखने को मिलेगी, 4 to 5, ये आपको pH देखने को मिलती है एसिड रेन में, ये हार्मफुल होती है। H2SO4 जो होता है हमारा वो 60 to 70% प्रेजेंट होता है एसिड रेन के अंदर, जबकि HNO3 है वो 30 to 40% प्रेजेंट होता है, और बहुत स्मॉल अमाउंट में HCl भी प्रेजेंट होता है। तो अगर रेन वाटर के अंदर ये एसिड मिल जाए और आपस में मिलके pH को डिक्रीज कर दें, तो pH को डिक्रीज करने की वजह से क्या होगा, एसिड रेन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इसका क्या इफेक्ट होता है, देखो हम लोग तो क्या घरों के अंदर रहते हैं,
तो लेकिन जो बाहर प्रेजेंट है जिसपे एसिड रेन डायरेक्ट गिर रही है, मतलब जो ट्री हैं बेचारे वो पहले इस तरह के थे, अब एसिड रेन की वजह से क्या होगा, ये किल हो जाते हैं। मतलब ये एग्रीकल्चर, ट्रीज और प्लांट्स के लिए हार्मफुल होती है। और मैंने आपको पहले ही बताया अगर इसके लिए कोई भी हार्मफुल होगा तो वो डायरेक्ट ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल होगा। इसके अलावा एक्वेटिक इकोसिस्टम को एसिड रेन डैमेज कर रही है, मतलब जो फिशेज हैं वो क्या होती है, मर जाती है यहाँ पर एसिड रेन की वजह से। इसके अलावा आयरन और स्टील स्ट्रक्चर जो होते हैं उनको ये डैमेज करती है एसिड रेन। और जो भी बिल्डिंग या स्टैच्यूज हैं जिसमें मार्बल या लाइमस्टोन प्रेजेंट है उसको भी डैमेज करती है। मतलब कि सीधी सीधी हम बात करें ताजमहल, भैया ये जो ताजमहल है इसका जो कोरोजन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, एसिड रेन की वजह से। येलो कलर हो रहा है ना, इसका क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है मार्बल के अंदर, ये एसिड रेन के H2SO4 से रिएक्शन करता है और कैल्शियम सल्फेट में धीरे धीरे इसको कन्वर्ट कर रहा है। और देखो साथ में CO2 गैस भी निकल रही है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है ये। तो ये COSO4 की वजह से येलो कलर होता जा रहा है ताजमहल का, जो व्हाइट कलर है उसकी जगह पर। तो ये एक हार्मफुल इफेक्ट है एसिड रेन का। तो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, इसलिए इन सभी से जितने भी पोल्यूटेंट हम लोग गैसेस पोल्यूटेंट हमारे एनवायरनमेंट में एंटर करवा रहे हैं उनसे बचना होगा, उन पे हमें वर्क करना होगा। यहां तक बात हुई गैसियस पोल्यूटेंट की, ग्लोबल वार्मिंग की, ग्रीन हाउस इफेक्ट और एसिड रेन की। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पर्टिकुलर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं उसकी डिटेल में स्टडी करेंगे, ओजोन डिप्लीशन क्या होता है उसे देखेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से आज की क्लास में डिस्कस करना चाहूंगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए IIT का क्वेश्चन है, व्हेन रेन इज अकम्पनीड बाय अ थंडरस्टॉर्म द कलेक्टेड रेन वाटर विल हैव अ pH वैल्यू। क्या होगा, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करिए, 15 सेकंड में आंसर करिए और वापस से वीडियो को ऑन करके आप आंसर चेक कर सकते हैं। थंडरस्टॉर्म का मतलब क्या है, लाइटनिंग हो रही है, बिजली कड़क रही है, यानी NO2 N2+O2 रिएक्शन करेंगे, NO बनाएंगे, NO रिएक्शन करेगा, NO2 बनाएगा, मॉइस्चर से रिएक्शन HNO3 का फॉर्मेशन, मतलब एसिड रेन। और एसिड रेन की pH क्या होती है, स्लाइटली लोअर देन दैट ऑफ रेन वाटर विदाउट थंडरस्टॉर्म, मतलब डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। द स्मॉग इज एसेंशियली कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, भैया स्मॉग क्या क्या होता है, फटाफट से पॉज करिए आंसर दीजिए। तब तक स्मॉग क्या होता है मैं ये आपको बता देती हूँ, स्मोक प्लस फॉग है ना, स्मोक प्लस फॉग जो होता है वो स्मॉग कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल क्या होता है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग्स। क्या होंगे रॉन्ग स्टेटमेंट, देखिए 2008 IIT का क्वेश्चन है, इनमें से आपको रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है और आपको सभी स्टेटमेंट एक्चुअल में पता होने चाहिए कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसे हम बोलते हैं, फ्रियॉन जिसे हम बोलते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन, बिल्कुल करेक्ट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, बिल्कुल करेक्ट है। ओजोन लेयर डज नॉट परमिट IR रेडिएशन, क्या ये करेक्ट है, बताइए जल्दी से। फ्रॉम द सन टू रीच द अर्थ, देखो यहाँ पर IR नहीं UV रेडिएशन होती है, ये रॉन्ग हो गया, मतलब आपको रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना था। ठीक है, एसिड रेन किस वजह से होती है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, तो करेक्ट स्टेटमेंट भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, आई होप इसका क्वेश्चन ये आप सभी को पता होगा, गैस लीक फ्रॉम अ स्टोरेज टैंक ऑफ द यूनियन कार्बाइड प्लांट इन भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज। आई होप ये सभी को आता होगा, सभी स्टूडेंट को पता है ये, बिल्कुल ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, असर्शन और रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द मेन कंपोनेंट्स इन द एटमॉस्फेयर बट दीज डू नॉट रिएक्ट टू फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, क्या ये करेक्ट है, बिल्कुल बताइए जल्दी से। द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, ये इसका रीजन है। तो असर्शन और रीजन क्या ये करेक्ट है, ये आपको देखना है, फटाफट से देखिए और आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, आई होप
सभी ने आंसर कर दिया होगा, बिल्कुल ठीक है। ये आज ही के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच इज रॉन्ग विथ रेस्पेक्ट टू आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ह्यूमन बीइंग टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट। भैया रॉन्ग पूछा है आपसे। एक तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पर गड़बड़ कर जाते हैं, रॉन्ग राइट नहीं पढ़ते हैं, आंसर करे आते हैं और बाद में चेक करते हैं ओ सिली मिस्टेक हो गई। तो इसको आपको अवॉइड करना है। ठीक है, तो अवॉइडिंग द यूज ऑफ फ्लड लाइट फैसिलिटीज बिल्कुल करेक्ट है। फ्लड लाइट्स क्या होती है, जो बड़ी बड़ी लाइट जो डे नाइट मैच में लगाई जाती हैं वो होती है आपकी फ्लड लाइट्स। ठीक है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट होता है। सेटिंग अप कंपोस्ट टिन इन गार्डन्स, ये भी करेक्ट है। यूजिंग प्लास्टिक बैग्स, हमें प्लास्टिक बैग यूज करने चाहिए नहीं करने चाहिए, रॉन्ग पूछा है ना, तो इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया। रेस्ट्रिक्टिंग द यूज ऑफ व्हीकल्स, बिल्कुल हमें रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, मैं निकला गड्डी लेके, एक एक गाड़ी एक एक जना यूज करता है फैमिली में, तो कितना सारा पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। तो हमें रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। हमें जितना भी व्हीकल है कोशिश करना चाहिए साइकिल, इसीलिए IITs में यूज की जाती है, जो बड़ी कंपनीज होती है उसमें अंदर साइकिल यूज की जाती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए, हमें ये कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द रीजन्स ऑफ एटमॉस्फेयर वेयर क्लाउड्स फॉर्म एंड वेयर वी लिव रेस्पेक्टिवली आर। क्लाउड्स कहाँ फॉर्म होते हैं, ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था। ट्रोपोस्फीयर के अंदर क्लाउड्स बनते हैं और ट्रोपोस्फीयर वह रीजन है जहां पर हम रहते हैं। इसका मतलब बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपने पॉज कर लिया होगा वीडियो को और आंसर दे दिया होगा। ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम इस लेक्चर में। जल्दी से पढ़िए और पॉज करिए और आंसर करिए। द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर बिटवीन 10 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर अबव द सी लेवल इज कॉल्ड एज। क्या कहलाती है वो लेयर, आपको ये बताना है। पॉज करिए, आंसर करिए। ठीक है, चलिए देखो क्या कहलाती है 10 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर, इसका मतलब ये हो जाएगी आपकी स्ट्रेटोस्फीयर लेयर जिसमें ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। और 0 to 10 किलोमीटर कौन सी होती है, ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, दो इंपॉर्टेंट लेयर आपको पता होनी चाहिए। आई होप आज का ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं पक्का उसका रिप्लाई करूंगी, आपको आंसर करूंगी उसका। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्द आएगा इसका, तब तक स्टे एम्पावर्ड, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू वंस अगेन।